साथियों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जय मां भारती। मैं संतोष कुमार आपके अपने संस्कृत मंच क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूर्व की क्लास में हमने कारक प्रकरण को पूर्ण कर चुके हैं हम वहां पर, और आज हम एक ऐसा टॉपिक लिया है हमने कि जो आज के आज ही फिर पूरा हो जाएगा और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% उसमें से एक प्रश्न आता है। 100% एक प्रश्न उसमें से आता है, एक या दो प्रश्न, और हर संस्कृत के हर कंपटीशन के पेपर में आते हैं। चाहे वो हमारा एसटीसी का पेपर हो, बहुत निम्न स्तर से मैं बताऊं आपको, एसटीसी का पेपर हो, चाहे हमारे लोकल क्लास के पेपर हो, चाहे हमारे 3rd ग्रेड का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हो, चाहे हमारे स्कूल व्याख्याता का पेपर हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, पर वह 100% उसमें से एक प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न को क्या है और उसके संदर्भ में हम थोड़ा अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि उस हमारे टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानानी या स्थानम, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द है स्थान। साथियों देखिए यहां पर कि पहली बात तो यह कि उच्चारण स्थान हम कहते कैसे हैं, और दूसरी बात यह कि उच्चारण स्थान होते कितने हैं, माने गए कितने हैं। क्योंकि साथियों मैं आपको बताऊंगा 2016 में वरिष्ठ अध्यापक में वहां पर एक प्रश्न किया गया था कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो साथियों यहां पर हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। देखिए साथियों, जब हम किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो जहां जहां स्पर्श करती है वह स्थान हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात जिह्वा किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वह जिस जिस स्थान को स्पर्श करती है वह स्थान हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है, अर्थात बोलने का स्थान हमारा कहलाता है। साथियों, उच्चारण स्थानों की संख्या पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत यदि देखा जाए तो उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं। साथियों मैं थोड़ा सा आपसे एक संवाद में करूं कि बहुत सारे अब देखो, आपको पता है प्रतियोगी परीक्षाओं का समय है और बहुत सारे हमारे YouTube चैनल बहुत सारे उपलब्ध भी हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो बहुत बेहतर है, अच्छे हैं, पर साथियों मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं कि सफलता का आप कभी भी शॉर्टकट रास्ता कभी भी मत अपनाना साथियों, क्योंकि शॉर्टकट जो रास्ता होता है, मानता हूं कि कुछ समय के लिए आपको, कुछ पल के लिए प्रसन्नता का अनुभव होगा, कुछ पल के लिए आपको सफलता मिलेगी भी, पर वस्तुतः वो स्थायी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप हास्य के पात्र बन जाएंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे, व्यंग के पात्र बन जाएंगे। इसीलिए साथियों सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता आप मत अपनाना। सफलता का एकमात्र रास्ता होता है और वह होता है उसका मैक्सिमम ज्ञान, मैक्सिमम नॉलेज। ज्यादा से ज्यादा आप जितनी सी ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठी कीजिए तो शॉर्टकट वो खुद ही अपने आप में बन जाएगा। अर्थात आप मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम ज्ञान को एकत्रित कीजिए। तो साथियों चलो आज अपन देखते हैं इस विषय को। तो हमारा पहला देखिए उच्चारण स्थान के संदर्भ में मैं सूत्रों से यहां पर बताऊंगा। आपने यदि सूत्रों को याद कर लिया तो साथियों ये समझ लो कि आपको उच्चारण स्थान आ गए। तो सबसे पहला यहां पर आया अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। साथियों मैं फिर आपको बता रहा हूं, सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। इसीलिए अगर आप शॉर्टकट, जैसे मैं यहां पर बता दूं आ क वर्ग विसर्ग आदि उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन हमें ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने ये सूत्र याद कर लिया तो। देखिए यहां पर ये सूत्र क्या कह रहा है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात कंठ उच्चारण, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों का विवेचन बताया है इसने। तो देखिए यहाँ पर अ का मतलब अ भी होगा और यहाँ पर आ भी होगा। उसके बाद क का मतलब है यहाँ पर क वर्ग, क ख ग घ न, ये सब आ गए। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं,
क, ख, ग, घ और ङ, ये आए। उसके बाद ह भी आ गया इसके अंतर्गत, और विसर्ग, और क्या है इसके अंतर्गत, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, कंठ। ऐसा तो इस सूत्र ने बताया अकुह विसर्जन या नाम कंठ, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों को इसने बताया कि कंठ जो उच्चारण स्थान है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अ का मतलब अ और आ, क का मतलब क वर्ग, ह का मतलब ह, और विसर्जनीय नाम, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसने ये वाली बात बताई। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो अ आ, एक हमारा क वर्ग हो गया, क ख ग घ य, और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। सीधा सीधा सामान्य सामान्य प्रश्न करेगा कि क वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, सीधा 4 ऑप्शन दे देगा। तो क वर्ग, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये सूत्र याद है अकु विसर्जनीयम कंठ, तो आप इसका उत्तर दे दोगे। अकु क पहले दूसरे नंबर पर ही रखा है, तो यहाँ पर क का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। दूसरा वाला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, दूसरा है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। देखिए तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो ए का मतलब है यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई। फिर कहा च का मतलब है च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ और य, ये वाले वर्ण। और श, ये तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, तालु। देखिए साथियों इसने क्या कहा, इचु यशानाम तालु। ई ह्रस्व और दीर्घ सभी प्रकार की ई इसमें सम्मिलित होगी। च वर्ग च, छ, ज, झ, य, ये भी वर्ण तालु से बोले जाएंगे। य भी हमारा किससे उच्चारित होगा, तालु से उच्चारित होगा। और श और स वर्ण, शकार, ये भी हमारा किससे बोला जाएगा, तालु से। तो तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, ई, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, श और य, ये हमारे तालव्य वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा सूत्र है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। साथियों यहां पर देखिए रि और री, यह ट वर्ग, फिर है हमारा ट वर्ग। अब ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो देखिए ट, ठ, ड, ढ और ण, ये। उसके बाद है रपर, ये भी, और श, और ये वाला श, और हाँ ठीक है, और ये हमारे किससे बोले जाएंगे, मूर्धन्य, ये हमारे मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा से इनका अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ऋट रसाणा मूर्धा, रि और री और ट वर्ग और र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। सूत्र नंबर 4 लृतुलशानम दंत, लृतुलशानम दंता। अब देखिए दंत्य, दांतों की सहायता से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो एक तो है रि और एक है हमारा त वर्ग, एक है हमारा त वर्ग। अब त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, त, थ, द, ध और न, ये भी है। एक है हमारा लपर, ये ल, और एक है हमारा श, ये किससे बोले जाते हैं, ये हमारे साथियों बोले जाते हैं दंत, दंत से, दंत्य होते हैं ये। तो दंत्य से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, रि, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और एक ल और एक स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत्य। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए अकु विसर्जनीयम कंठः, इच रसाणाम तालु, लृत रसाणाम मूर्धा, लृत रसाणाम दंता। फिर है उपुपद्मानी यानाम उष्टम, उपुपद्मानी, उपुपद्मानी यानाम उष्टम। देखिए साथियों ओष्ट, ओष्ट से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो उ और ह्रस्व उ और दीर्घ उ। उसके बाद प वर्ग, अब प वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, प, फ, ब, भ और म, ये आया। उसके बाद उपदमानीय, उपदमानीय साथियों क्या होते हैं,
तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उपध्मानी हमारे ऐसे प, ये और फ, ये हमारे बोले जाते हैं ओष्ठ से। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहां पर उपध्मानी यानी ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, होठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो छोटा उ और बड़ा उ, उसके बाद प वर्ग, प प प म, और उपध्मानीय, ये वाले वर्ण हमारे उपध्मानीय कहलाते हैं। ये इनका उच्चार स्थान है। देखिए उपध्मानी प और फ, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, तो ये उपध्मानीय। सामान्य सा प्रश्न है, उपध्मानीय वर्णानाम उच्चार स्थानम किम भवति? तो सीधा सीधा उत्तर है ओष्ठ। ऐसा आगे चलते हैं। यमंगण नाम नासिका च, यमंगण नाम नासिका च। देखिए साथियों, नासिका से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं? वर्गों के पंचम वर्ण। देखिए य, म, न, ण और न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका। और अपन अनुस्वार वर्णों को, अनुनासिक वर्णों के बारे में अपन परिभाषा भी अपन को देख चुके हैं पूर्व की वीडियो में। यमनो नासिका च। फिर है एदयितु कंठतालु, एदयितु कंठतालु। अब देखो यहाँ पर एक तो छोटी ए और एक हमारी बड़ी ए, ये किससे बोले जाएंगे? कंठ और तालु से। इनका उच्चारण स्थान दो होंगे, कंठ प्लस तालु। अभी मैं बताता हूं इसको कि ये क्यों है ऐसा। एदयितु कंठ तालु। उसके बाद है ओदौतु कंठोष्ठम, ओदौतु कंठोष्ठम, अर्थात छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे बोले जाएंगे कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से। उदौतु कंठोष्ठम, तो कंठोष्ठम बकार से दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम। साथियों मेरे साथ बोलिए इसको, जिससे आपको सूत्र याद हो जाए। तो वह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होगा दंत्य और प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठम। यहां पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। जीवा मूल्य से जीवामूलम, जीवा मूल्यस्य जिह्वामूलम, जीवामूलम। देखिए एक तो हमारा क होता है और एक होता है हमारा ख, ये हमारे हैं जीवामूल। इनका उच्चारण होता है जीवामूल, जीव के मूल से बोले जाते हैं, जीवामूल होता है। तो जीवामूल से जीवामूल सम, ये तो कंठतालु, वो तो कंठोष्ठम, बकार से दंतोष्ठम, जीवामूल से जीवामूल, नासिका अनुस्वारस्य। और फिर है एक हमारा नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान होता है हमारा क्या? नासिका। नासिका जो उच्चारण स्थान होता है किनका होता है? अनुस्वार वर्णों का होता है। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए साथियों, अब यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझते हुए चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए कि कंठ एक उच्चारण स्थान है, तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? पहला प्रश्न ये है। तो यहां पर सूत्र नंबर, अब अपन को यदि ये सूत्र याद है तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी शॉर्टकट रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। केवल अपन को एक सूत्र याद करना है और वो सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अगर इतना याद है तो कंठ से उच्चारित होने वाले जितने भी वर्ण हैं वो स्वतः ही खिंचे चले जाएंगे। देखिए अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, यहां पर देखिए आप मेरी उंगली की तरफ देखिए, यहां पर देखिए अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अ का मतलब केवल अ नहीं अपितु आ भी, अ और आ। क का मतलब यहां पर क वर्ग, ह और विसर्ग, अ आ क वर्ग और विसर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ को माना गया है। ये हमारा कंठ हो गया। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से? अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग,
इनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ माना गया है। उसके बाद दूसरा सूत्र है इच्युएसानम तालु। अब तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो तालव्य वर्णों के लिए देखते हैं अपन। ई का मतलब छोटी और बड़ी, च का मतलब च वर्ग, और य का मतलब य, और श का मतलब श। इनके उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो ई च वर्ग, च छ ज झ य, श और य, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु हो गया। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य वर्ण होते हैं, देखिए साथियों, रि। रि का मतलब यहां पर छोटी री से भी है और बड़ी री से भी है। और उसके बाद है ट। ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर है र और श। र और ये श, ये हमारे हो गए मूर्धन्य। साथियों देखिए, ऋट रसाणा मूर्धा, आपको सूत्र याद है, आपको निकालना कैसे है। रि का मतलब रि और री, टू का मतलब है ट वर्ग, ट, थ, ट, ढ, ण। र का मतलब है रबर से, और श का मतलब है शकार से। तो ऋट रसाणा मूर्धा, ये मूर्धन्य श मतलब मूर्धन्य इनका उच्चारण स्थान हुआ। उसके बाद है दंता। ऋत रसानम दंता। दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखो लृ का मतलब यहां पर है साथियों, इधर देखिए, लृ का मतलब लृ, त का मतलब त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद है ल, और उसके बाद है स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो देखिए यहाँ पर ले और त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान हुआ क्या, दंत। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण है, तो देखिए उपपद ध्वनि आना ओष्ठ। उ का मतलब हो गया छोटा उ और बड़ा उ। प, पु का मतलब प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। उपध्मानी, उपध्मानी केवल प और फ के अंतर्गत ही आएंगे, इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ। ये हमारा ओष्ठ आ गया। उसके बाद है यमंगनम नाम नासिका च। यमंगनम नाम नासिका च का मतलब होता है य, म, ng, ण, न। अर्थात वर्गों के पंचम वर्ण हमारे नासिका से उच्चारित किए जाएंगे, इसलिए उनका इनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। ए तो कंठ तालु, छोटी ए और बड़ी ए, इनका उच्चारण स्थान होगा क्या, कंठ और तालु। ओदो तो कंठोष्टम, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ। वकार से दंतोष्टम, व जो है वो हमारा दो, उसके दो उच्चारण स्थान होते हैं, दंत्य और ओष्ठ। साथियों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि वकार से उच्चारण स्थानम किम, तो दंतोष्टम ऐसा है, दंत प्लस ओष्ठ ऐसा। जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य वर्ण हमारे दो माने गए, क और ख, इनके आगे ये जो चिन्ह लगे हैं ये जीवामूल ऐसा इनका चिन्ह है। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान होता है नासिका। ये हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी समझ सकते हैं इसको। साथियों देखिए यहां पर आपने देखा, अब यहां पर थोड़ी सी एक बारीकी की चीज है, क्यों, क्योंकि कुछ एर फेर के भी आ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं है, हमें मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो पहला प्रश्न ये बनता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो साथियों आपने पढ़ा कि विसर्जनम कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए अगर सामान्य रूप से अगर प्रश्न किया जा रहा है कि विसर्ग से उच्चारण स्थानम किम, तो आप कंठ ऐसा लिखोगे तो वो 100% आपका सही है। अगर सेंटेंस, अगर यही बात यदि ऐसे करके आपसे पूछी जा रही है, राम ऐसे करके अंडरलाइन करके पूछी जा रही है, प्रश्न बन रहा है कि अत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, तो साथियों हमेशा याद रखना, विसर्ग जिस वर्ण पर आश्रित है, जिस वर्ण के बाद आ रहे हैं, तो उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्गों का उच्चारण स्थान माना जाएगा। यहां पर म का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, तो म का उच्चारण स्थान है नासिका, तो यहां पर विसर्गों का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका। साथियों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नेट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न किया गया है, और हो सकता है कि हमारे इन कंपटीशन पेपरों में वरिष्ठ अध्यापक, थर्ड ग्रेड आदि के संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपके सामने आए। ये थोड़े से लगते हमको सरल है, पर वस्तुतः हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। साथियों प्रश्न का स्वरूप समझना है। सबसे पहले देखिए, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, अगर प्रश्न करता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, 100% कंठ है। यदि कुछ शब्द लिख करके अगर उस पर अंडरलाइन करके अगर वो पूछता है कि अत्र, यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो साथियों विसर्ग का उच्चारण स्थान वही होगा जो विसर्ग जिस वर्ण पर आश्रित होकर के आए हैं, उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा। जैसे संतोषः ऐसा प्रश्न, अब यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का जो श का होगा, श हमारा क्या है, मूर्धा, तो यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। जिस वर्ण पर विसर्ग लग करके आते हैं और फिर यदि प्रश्न किया जाता है, तो उस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही विसर्गों का उच्चारण स्थान होता है। साथियों ये मेरा प्रश्न
जिसका मैं समाधान कर चुका हूं। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं। ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं? तो साथियों 2 उच्चारण स्थान वाले हमारे पास वर्ण है 10। देखिए कैसे, देखिए साथियों यहां पर देखिए आप, यमंगल नाम नासिका च, ये वाला सूत्र अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए साथियों यहां पर यमंगल नाम नासिका च, अब देखो इनका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, नासिका तो है, परंतु ये अपने अपने वर्ग के अंतर्गत भी काउंट हो रहे हैं, तो उनका उच्चारण स्थान ये भी हो जाएगा। देखिए साथियों मैं एक उदाहरण बता देता हूं यहां पर, जैसे यहां पर ये या म को ले, म को लीजिए आप, म, तो म का एक उच्चारण स्थान तो नासिका हो गया, तो दूसरा उच्चारण स्थान क्या होगा? तो देखिए आइए, देखिए यहां पर उपपद ध्वनि यानी प वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा, ये रहा म, तो एक उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हो गया। तो म का दो उच्चारण स्थान हुए, ओष्ठ में भी गिना जाएगा और नासिका में भी गिना जाएगा। ऐसे आप न को लीजिए, न को देखो नासिका भी हो गया एक तो, और एक कहां पर जाएगा? ये न, ये एक देखिए साथियों ये रहा, दंत भी होगा इसका उच्चारण स्थान। तो 5 तो ये वाले वर्ण हो गए हमारे पास, जो जिनके 2 उच्चारण स्थान है। आप किसी को भी देख सकते हैं, आप इसको देखिए, देखो यहां पर भी है, ये एक नासिका होगा, एक तालु हो गया। यहां पर भी देखिए, न को देखिए, क ख ग घ ङ, देखिए यहां पर एक कंठ भी हो गया, एक नासिका भी हो गया। यहां पर ढ को देखिए तो त ठ ड ढ, देखिए यहां पर मूर्धन्य भी हो गया। न को मैं बता ही चुका हूं। तो 5 तो ये वर्ण हो गए, और देखो एक 6 और 7 8 9 और 10, 2 और 2 4 1 5, 5 और 5 10, तो 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। साथियों ये जो अभी बताऊंगा थोड़ा सा, साथियों ये तीनों जो श होते हैं ना, जैसे ये वाला श है, ये वाला श है और ये वाला श है, इन तीनों में जो अंतर होता है ना, ये उच्चारण के दृष्टिकोण से होता है। देखिए दंत्य स कौन सा है? तो दंत्य स ये वाला है। मूर्धन्य स कौन सा है? तो मूर्धन्य स ये वाला है। तालव्य स कौन सा है? तो तालव्य स ये वाला है। तो देखिए ये हमारा कैसा स होगा? दंत्य स होगा, दंत्य स। ये वाला कैसा होगा? इसका नाम तालु, तालव्य स होगा। और ये वाला स कैसा होगा? मूर्धन्य। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्या तालव्य स कौन सा होता है, मूर्धन्य स कौन सा होता है, दंत्य स कौन सा होता है, ये भी अपन को थोड़ा सा याद रखना है। अब साथियों थोड़ा सा देखो यहाँ पर अपन समझते हैं इस बात को कि ये कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ से क्यों जुड़े जाते हैं। देखिए थोड़ा मैं बता देता हूं आपको इधर की साइड में। देखिए जैसे छोटी है, छोटी है का उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर बताया है, कंठ तालु बताया है। एक तो कंठ को माना है और एक तालु को माना है, दोनों का ही माना है। और फिर उसके बाद छोटा ओ के माने गए हैं कौन कौन से? कंठ और ओष्ठ को माना गया है, कंठ प्लस ओष्ठ को माना गया है। तो साथियों मैं थोड़ा सा संधि की एक वीडियो में डाल चुका हूं, पर वो मैंने ऐसे ही डाली थी, पर मैं विस्तार से भी इसको मैं और समझाऊंगा संधियों को। देखिए ये ऐसे ही नहीं बना है, देखो छोटी ए कब बनती है? अ प्लस छोटी ई, और छोटा ऊ कब बनता है? अ प्लस छोटा ऊ, ऐसा। और देखिए यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। छोटी का स्थान क्या होता है? तालु। देखो मैंने अभी बताया था अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ अ, ये रहा हमारा। छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। देखो ये रहा तालु। तो इसीलिए ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। साथियों ये ऐसे ही नहीं है, ये व्याकरण कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसमें बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सटीक जवाब है। यहां पर देखिए ये ओ किससे बन रहा है? अ और ऊ से। अ किससे बोला जा रहा है? कंठ से, तो कंठ एक उच्चारण स्थान हो गया। ऊ किससे बोला जा रहा है? ओष्ठ से, तो ये भी एक उच्चारण स्थान हो गया। साथियों मैं आपको बता दूं, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसको आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे श्लोकों के द्वारा, बहुत सारी अपनी रचनाओं के द्वारा, बहुत सारे गीतों के द्वारा आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी होंगी जो आपको लुभाएंगी, पर वस्तुतः आप, मैं फिर बता रहा हूं, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप मैक्सिमम प्राप्त करो, शॉर्टकट प्राप्त करोगे तो वो तो ऑलरेडी आपके लिए वैसे ही कम है। मैक्सिमम प्राप्त करोगे तो फिर उसमें से कोई प्रश्न आएगा तो आप 100% उसको कर पाएंगे। साथियों ये जो टॉपिक है ये मैंने थोड़ा सा आपको कराया, हम इसमें से प्रश्नों का भी, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई प्रकरण पढ़ाऊंगा, उसके प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो लाइव जरूर चलाऊंगा। इसमें आप भाग लें और मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से, काफी दिनों से फोन आ रहे थे कि सर आप एक बार उच्चारण स्थानों का आप हमको समझा दीजिए, थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये वाला निर्णय लिया। आगे हम और वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक के संदर्भ में देखेंगे। इस टॉपिक में यदि कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में 100% मुझे बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, साथियों मैं आपको बहुत पहले इस बात को बता चुका हूं कि मैंने ये चैनल जो बनाया है वो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं बनाया है, अपितु मैंने उन परीक्षार्थियों के लिए बनाया है जो बेचारे बाहर
जाने में, अच्छी अच्छी शिक्षण संस्थाओं में रुपया देने में जो असमर्थ हैं, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया है। साथियों, आप मेरे चैनल को आप उन तक पहुंचाएं, कम से कम आप अपना ये तो कर्तव्य निभाएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी लिखें। बस अग्रिम वीडियो में अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती।